की बात संभव हो सकती ये भाई साहब आपने बहुत ही महत्वपूर्ण बात की है। तो इसका एक इतिहास भी है। भारत में 2 आंदोलनों का इतिहास ये है कि पहले जो आंदोलन हुए, मैं स्वतंत्रता से पहले की आंदोलनों की बात नहीं कर रहा। जो जी। नवनिर्माण है, वो जिसके कारण जो है वो विद्यार्थियों का आंदोलन था, उसकी परिणति लालू यादव और मुलायम सिंह यादव के रूप में हुई। हुँ। उसने कम से कम बिहार जैसे प्रांत को, यूपी और बिहार दोनों को नष्ट करके रख दिया। यूपी तो अब योगी जी ने संभाल लिया है, लेकिन बिहार में आज भी पर कैपिटा जीडीपी भारत में सबसे कम है, जो कि 60,000 के आसपास है। जी। तो ये और फिर दूसरा आंदोलन शुरू हुआ, आंदोलन आनंद, और उसने केजरीवाल नटवरलाल को जन्म दिया। तो ये जो जन आंदोलन है, इनकी परिणति इस तरह से भी हुई है। और एक और बात है भाई साहब कि बीजेपी की सरकार तीसरी काल में चल रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में, शिपिंग के क्षेत्र में, क्योंकि मैं साइंस बैकग्राउंड, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से मैं इन चीज़ों पे ध्यान रखता हूँ, वो बहुत ही अमूलपूल जो है वो उसमें परिवर्तन हो रहे हैं। लेकिन कल्चरल फील्ड में बिल्कुल ज़ीरो है। आज अच्छा, भी सही। आज भी इस देश में माओवादियों के और उत्पातियों के समर्थकों को पुरस्कार दिए जा रहे हैं। हुँ। जिन लोगों को मतलब सिनेमा का ऐसा ऑब्सेशन है कि भाई दुनिया में हॉलीवुड से बड़ा तो कोई वो नहीं है, वहां भी कोई इस तरह से, मतलब इन लोगों को क्यों बुलाया जाता है, इनको आगे क्यों, ऐसा क्या कंट्रीब्यूशन है इनका, मतलब कुछ जी, सिनेमा के लोगों का। और उसमें जितने भी अपॉइंटमेंट हो रहे हैं, पुरस्कार दिए जा रहे हैं, वो पुरस्कार आप देख लीजिए, जी। मतलब किन लोगों को पुरस्कार दिया जा रहा है। मतलब बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि हमारे जो विरोधी हैं उसमें आरएसएस जुड़े हुए कुछ लोग कह रहे हैं। और एक और विशेष बात भाई साहब जो आज मुझे याद आ गई है हुँ। कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और बीजेपी से जुड़े हुए जो बहुत ही विद्वान लोग हैं, हुँ। वो वामपंथियों की भाषा बोल रहे हैं, आज भी बोल रहे हैं कि नौकरियां नहीं है, उनको डेटा ही पता नहीं है। हुँ। मतलब जो आप ये देखिए कि इतनी दरिद्रता है कि वो ही वामपंथियों का जो वितंडाबाज है, जिसका कोई बेसिस नहीं है। हुँ। मतलब ये मैंने अपने कानों से सुना है, अपनी आंखों से सुना है, तो मुझे आश्चर्य हुआ कि भी ये किस तरह का, एक तरह का जिसको कहते हैं कि डिस्कनेक्ट है रियलिटी से, कि जी। आपके आपके सरकार की उपलब्धियां हैं, हुँ। एसबीआई का स्टेटमेंट है, उनकी एनालिसिस है, हुँ। एलआईसी का एनालिसिस है, दुनिया की जो वित्तीय संस्थाएं हैं जिनकी रिसर्च लाखों करोड़ों में बिकती है, बड़े-बड़े इन्वेस्टर खरीदते हैं, कंज्यूमर हुँ। बिहेवियर और इकोनॉमिक मॉडल देखने के लिए। उनका कहना है कि भारत में पिछ अभी जो है वो जॉब अपॉर्च्युनिटी 64 करोड़ के आसपास है, हुँ। जो आज से 12 साल, 13 साल पहले 40 करोड़ के आसपास थी। यानी कि जॉब अपॉर्च्युनिटीज अगर उसको 9.9 से भी कर दिया जाए, तो यानी कि 50 करोड़ लोगों की जॉब अपॉर्च्युनिटीज हैं। ये उनका एक हुँ। सिस्टम है, उससे निकालते हैं। और हुँ। एसबीआई ने और सारी संस्थाएं ये कह रही हैं, वर्ल्ड बैंक ये कह रहा है, लेकिन यहाँ राष्ट्रीय स्वयंसेवक से और बीजेपी से जुड़े हुए लोग ये कह रहे हैं कि देश में बेरोजगारी है। उनको डेटा ही पता नहीं है। मतलब हुँ। उनको अपनी सरकार की जो उपलब्धियां हैं उसके बारे में हुँ। जानकारी नहीं है। दूसरी बात यह है कि माओवादियों को और उत्पातियों को दुनिया भर के पुरस्कार लगातार दिए जा रहे हैं। यूनिवर्सिटी और कॉलेज में जहाँ पे आपको पता है कि वो पुराना तंत्र जो वितरणाओं का, जैसे ही वो इलेक्शन जीतते हैं, पूरी यूनिवर्सिटी, कॉलेज, एजुकेशन में अपने लोगों को भर देते हैं। जी। बेशर्मी से भरते हैं वो लोग। हुँ। तो ये एक अजीब तरह का डिस्कनेक्ट है, जो कि सरकार की और सिस्टम की उपलब्धियों को वो समझ नहीं पा रहे हैं।
और जो 2-3 एक सबसे बड़ा वितंडा ये है कि महँगाई बहुत है, तो महँगाई तो सबसे कम है, मतलब इन्फ्लेशन 2% से कम है। ये हुँ, लोगों को समझ में ही नहीं आता कि इसका मतलब क्या है? और जॉब हुँ, अपॉर्च्युनिटी 64 करोड़ से को पार कर चुकी हैं। हुँ, 12-13 साल पहले वो 40 करोड़ के आस-पास थी। तो ये समझ क्यों नहीं है, मतलब अगर मैं उसको देख पा रहा हूँ, तो ये इतने बड़े-बड़े विद्वान, इनके पास तो बड़ी टीमें हैं, तो वो करती क्या हैं बैठ कर के? और कल्चरल पॉलिसी में कोई चेंज नहीं है। आज वो ही सारे के सारे सांस्कृतिक संस्थान वही पुराने जो वितंडाबाजों के, उन्हीं के हाथ में हैं। तो इसको आप कैसे समझते हैं? आपने तो इसको फेस भी किया भाई साहब कई बार। देखिए, मैं ये बात बहुत ही साफ कह रहा हूँ। ऐसा तो नहीं मानते कि कल्चरल पॉलिसीज़ में परिवर्तन नहीं आया है। हुँ, कल्चरल पॉलिसीज़ में परिवर्तन लाने की कोशिश की जा रही है और सरकार हुँ, इस संबंध में सचेत भी है और हुँ, काम भी हुआ है। अच्छा। किंतु दुर्भाग्य की बात ये है कि जिस तरह की तैयारी पिछले 70 वर्षों में हुँ, जो नेहरू के बाद की जो संस्थाएँ थी, जिनको कांग्रेस ने सपोर्ट किया या हुँ, तत्कालीन सरकारों ने, क्षेत्रीय सरकारों ने जिनको प्रमोट किया और जो हुँ, केंद्रीय स्तर पर नेहरूवादी जो नीतियाँ थी, जिनको लागू करने के लिए पूरे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक पूरी व्यवस्थित तरीके से, एक सारगर्भित तरीके से जो है वो व्यवस्था निर्मित हुई। वैसी हुँ, कोशिश, वैसी तरजीह, वैसी प्रायोरिटी, वैसी परंपरा, वैसी हेरिटेज, वैसी तैयारी आज की वर्तमान सरकार में, चाहे वो केंद्र की सरकार हो या उससे जुड़ी हुई क्षेत्रीय सरकार हो, उनका 10% भी देखने को नहीं मिलता है। ये बात बहुत साफ है। हुँ, इसके बावजूद हम डेटास के बारे में जब से नई सरकार आई है, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर डेटा कलेक्शन की बात और प्राइमरी जो प्राथमिक जो ज़रूरतें हैं, उसको पूरा करने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। पूरी जानकारी के साथ सरकार विकास का एक मॉड्यूल तैयार कर रही है, जिसका परिणाम आपको देखने को मिल रहा है स्टार्टअप्स के माध्यम से और जो राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो नए मॉडल्स सामने आ रहे हैं, चाहे डिफेंस को लेके काम हो रहा हो, चाहे एग्रीकल्चर को लेके काम हो रहा हो, चाहे मेडिसिन्स को लेके काम हो रहा हो, चाहे कंप्यूटर्स को लेके काम हो रहा हो, सब तरह के काम आगे बहुत गतिशील तरीके से बढ़ रहे हैं और देश आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है। सिवाय इसके कि सांस्कृतिक स्तर पर, कला के स्तर पर, साहित्य के स्तर पर हम बीमारू हैं। हुँ, और ये बीमारू आज इसलिए है कि बीमारू स्टेट ऑफ अफेयर्स इसलिए है कि हम अपनी रूट्स से कट गए हैं। हमें सबसे पहला जो आक्रमण हुआ वो हमारी हमारी रूट्स से, हमारी जड़ों को खोदा गया। उनको न केवल ब्रिटिशर्स ने, मुसलमानों ने काटा कि तो नेहरूवाद ने भी उन जड़ों को नेस्त-नाबूद कर दिया और संस्कृति को पूरी तरह से विनष्ट करने की कोशिश की गई। अब जो हुँ, पर्शियन मॉड्यूल या इंग्लिश मॉड्यूल या फारसी मॉड्यूल या दूसरे मॉड्यूल्स जो आजादी के बाद 70 वर्षों तक डेवलप हुए, वो देश को दिग्भ्रमित करने के लिए विकास के गलत मॉड्यूल सामने आए और जब तक हम उनको एनकाउंटर नहीं करेंगे, जब तक उनके पैरेलली हम एक नई सिस्टमैटिक व्यवस्था को नहीं बनाएंगे, तब तक इस देश का भला नहीं होगा। मेरे ख्याल में प्रयत्नशील हैं हम इस दिशा में, हमें और सचेत, सार्थक और हमें सकारात्मक तरीके से काम करने की ज़रूरत है। मैं चाहता हूँ इस संबंध में आप अपनी बात मुझे और बताएँ। स्पष्ट संवाद करें कि इसमें क्या चाहते इसमें हैं? इसमें एक और बात याद आ रही है भाई साहब आपकी बात से, कि जैसे आज ये एक पूरा छोटा-सा डेटा मॉ हाँ, छोटी-सी मैं बात करूँगा। यस सर। बंगाल में जो अ, नया नव संशोधनवाद आया, ब्रिटिशर्स इन्फ्लुएंस की वजह से जो क्रांति हुई बंगाल में, जो एक हुँ, मॉडल बना, रवींद्रनाथ के समय में, वो मॉडल मेरे ख्याल में एक सही मॉडल था। उसका विकास यदि किया जाता है, अरविंदो ने जो काम किया, प्रेमचंद ने जो काम किया और दूसरे लोगों ने जो काम किया, निराला ने जो काम किया, महादेवी वर्मा ने जो काम किया, उस पर हमें ध्यान देना चाहिए और इसी स्तर पर भारत के विभिन्न प्रांतों में, क्षेत्रों में भी सकारात्मक तरीके से सांस्कृतिक उत्थान हुआ है, उनकी तरफ हमें देखना ज़रूरी है। नवोन्मेष की तरफ देखना ज़रूरी है। जी। जी भाई साहब। तो ये जो अभी नौकरियों की बात मैं कर रहा था कि कुछ आंकड़े हैं जो कि जॉब अपॉर्च्युनिटीज़ यानी कि इतनी क्षमता है, इतने जीविका उपार्जन की इस सिस्टम में, विभिन्न तरह के मॉडल से 64 करोड़ के आसपास है।
लेकिन हमारे देश में एक बहुत बड़ा एक पागलपन है सरकारी नौकरियों के लिए। हर एक सरकारी नौकरी, चाहे वो चपरासी की नौकरी हो, सिपाही की नौकरी हो या कि आईएएस की नौकरी हो, आईपीएस की हो, उसके लिए 30,000 युवा अपने 5 वर्ष को स्वाहा कर रहे हैं। अपने परिवार का जो भी कुछ सीमित साधन है, उनको नष्ट बिल्कुल, कर रहे हैं। उसमें से बिल्कुल। आधे तो अधिक सिर्फ़ मौज-मस्ती के लिए जा रहे हैं। वाह! घरवाले इसलिए भेज रहे हैं कि शर्मा जी का लड़का भी जा रहा है, यादव साहब का लड़का भी जा रहा है, सिंह साहब का बच्चा भी जा रहा है, तो मेरा भी बच्चा जाएगा। क्या बात है। उस बच्चे की क्या मतलब रुचि है, पढ़ाई में रुचि। दूसरी एक अभी एक सेमिनार में भाग लेने का, उसके अंदर एक यंग आईएएस ऑफिसर आए थे। उन्होंने हुँ, ये बताया कि राजस्थान में अधिकतर लोगों का एनरोलमेंट ह्यूमैनिटीज़ के क्षेत्र में होता है। साउथ में हुँ। अधिकतर लोग साइंस स्ट्रीम के तरफ जाते हैं, तो उसका परिवर्तन सामने दिख रहा है। क्योंकि ह्यूमैनिटीज़ क में जाके आप कौन-सी वास्तविक कौन-सी स्किल प्राप्त करते हैं? जबकि आपको व्यापार करना है, तो वो आपको बिज़नेस मैनेजमेंट नहीं सिखाया जा रहा, आपको अकाउंटिंग आपको आती नहीं है। आप हमेशा एक सरकारी नौकरी के भ्रम में, उस पागलपन के अंधी दौड़ में, आपका स्कूल का सिस्टम आपको धकेल देता है, आपके माता-पिता धकेल देते हैं, आपका पीयर ग्रुप, आपके दोस्त धकेल देते हैं कि अरे यार मैं तो वहाँ पे जा रहा हूँ और मैं तो यूँ करके इस एग्ज़ाम में पास हो जाऊँगा और मैं आईआईटी में मेरा एडमिशन हो जाएगा, मैं आईएएस बन जाऊँगा, आईपीएस बन जाऊँगा। ये जो पागलपन है, इसके बैलेंस करने के लिए कोई अ, वॉइस, कोई प्लेटफ़ॉर्म मेरे ख़्याल में अगर बड़े-बड़े जो नेता हैं जिनकी बात मानी जाती है, उनके सामने ये बात नहीं है क्या? किस तरह से पागलपन कर रहे हैं हम? एक जॉब के लिए 30-40 हज़ार लोग अपने 5 साल खराब कर रहे हैं। देखिए, सरकारी नौकरियों की बात आप बिल्कुल साफ कह रहे हैं कि बेमतलब एक रेट रेस हो रहा है, इसका कोई अर्थ नहीं है। किंतु स्टार्टअप्स की जो नई नीति है और जिसमें नौकरी नहीं है, सेल्फ रिलायंस के स्तर पर विकास करने की बात है, उसके लिए जी, गवर्नमेंट मदद उनको लोनिंग करेगी, उनको फाइनेंस करेगी, तो सपोर्ट जी, सिस्टम तैयार कर रही है गवर्नमेंट और जी, जी, उसमें ये जेन ज़ी वाला जो तथाकथित जेन ज़ी वाले लोग नहीं है, किंतु डिसिप्लिन तरीके से सरकार ने एप्लाई। जिन युवकों को तैयार किया है, जिस प्रकार के समूह बन रहे हैं, मैं पर्सनली टच में हूँ ऐसे लोगों के जो यंग यंग लड़के-लड़कियाँ हैं, जो हुँ, हुँ, दिल्ली जाते हैं, जो बॉम्बे जाते हैं, जो बैंगलोर जा रहे हैं लगातार और एक हुँ, लगातार एक ऐसा स्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है, जो कि नौकरी की तरफ नहीं जा रहा है, सेल्फ रिलायंस की तरफ जा रहा है। उस मॉडल को 20% भी यदि बन रहा है, 10% भी बन रहा है, उस